जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। चलो भाई, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? चलिए, तो कैसे हैं आप सभी, एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। और एक बच्चे का कमेंट है कि सर, शिव कुमार का है कि सर एनडीए का फॉर्म निकल चुका है, क्या हम एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल भाई, आप फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इच्छुक हैं कि हाँ हम एनडीए का फॉर्म दें का, ठीक है ना। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? चलिए, सभी लोग जुड़ जाइए तो फिर हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे भाई, है ना। तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सोनू कुमार, काजल, केसरी, गौरव कुमार, दिलकुश कुमार, रुपेश, महाकाल, महफिल, अच्छा भाई, राकेश बाबू, स्नेहा झा, सुजीत कुमार, सिद्धार्थ राज, यास्मीन, प्रिया कुमारी, अभिषेक भारती, सोनू कुमार, निगम सेन, साहिल, ऋतिक चौहान, राखी यादव, सलमान, गुलशन कुमार गुप्ता। तो कैसे हैं आप सभी? चलें प्यारे बच्चे, आज की क्लास की शुरुआत की जाए भाई। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि सर आज की क्लास की शुरुआत की जाए। सौरभ कुमार 70 पढ़ के आ सकते हैं भाई। देखो, दोनों का रोल बराबर होता है, ये नहीं कि आप फर्स्ट पेपर पढ़ लीजिए सेकंड पेपर ना पढ़िए, या सेकंड पेपर पढ़ लीजिए और फर्स्ट पेपर ना पढ़िए। तो दोनों को बराबर ही पढ़ना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चले, बिल्कुल भाई, चलिए क्लास की शुरुआत की जाए प्यारे बच्चे। तो कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ, होमवर्क भाई चेक किया जाएगा। चलिए क्लास को शुरू किया जाए अब। चलिए भाई, अब हम लोग क्लास को अपनी शुरू करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है, वह पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एनिलीन एक दुर्बल क्षार है, व्याख्या करें। एनिलीन एक दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है, व्याख्या करें। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई। एनिलीन एक दुर्बल क्षार है, व्याख्या करें। देखो, वैसे तो जो एमीन होता है ना, एमीन की जो प्रकृति होती है वो क्या है प्यारे बच्चों? प्रकृति कैसी होती है? तो आप सभी जानते हैं कि सर एमीन की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक ना, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं? दान करते हैं। लेकिन जो एनिलीन है यह दुर्बल क्षार है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो चलो भाई, इसका प्रश्न का जवाब आप लोग ढूंढते हैं और बताते हैं आपको। देखो, एनिलीन का जो फार्मूला होता है वह होगा C6H5NH2। C6H5NH2, और यहां पर होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ध्यान से बात को भाई सुनिएगा। अब कमेंट रुकिए और सभी प्यारे बच्चे, अब आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। एनिलीन का फार्मूला ये आपका होता है C6H5NH2, जिसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। यह आपका दुर्बल क्षार क्यों होता है ना, यह दुर्बल क्षार क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों, आपको जैसे अमोनिया होता है NH3, दुर्बल लुईस क्षार होते क्या, पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए। लुईस क्षार होते क्या है और लुईस अम्ल क्या होते हैं? कोई बता सकता है? लुईस क्षार और लुईस अम्ल क्या होते हैं? देखिए, लुईस क्षार वे होते हैं, लुईस क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं? त्याग करते हैं।
और लुईस अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। चलो एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे भाई क्या है। ठीक है, लुईस क्षार क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, लुईस क्षार होते हैं। और जो लुईस अम्ल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, उसे आप क्या बोलेंगे, लुईस अम्ल बोलेंगे। अब बात करते हैं NH3 एक प्रकार का क्या भाई, क्षार है। NH3 क्या है भाई, एक क्षार है। तो कैसे एक क्षार है उसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिए। NH3 होता है और आप जानते हैं कि अगर आप NH3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये आता है 2,5, अर्थात इस नाइट्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कुल 5 होती है। ठीक है ना। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कुल कितनी होती है तो आप जानते हैं 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, ये साझेदारी कर लेंगे। बोलेंगे हाँ सर कर लेंगे भाई। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो किसी से बंद नहीं बनाया जाता, जो किसी से बंद नहीं बनाए होते हुए, तो इसे बोलते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलेंगे लोन पेयर। ठीक ना, ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और यहां पर जो नाइट्रोजन परमाणु है यही इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है प्यारे बच्चों, त्याग करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करता है, इसलिए अमोनिया एक प्रकार का क्या भैया, तो लुईस क्षार है। अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई हो तो एक बार यस कर दीजिए, तब हम आपको आगे की बात बताएं। हाँ बिल्कुल, एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएं कि सर ये लुईस क्षार वाला कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि अमोनिया को लुईस क्षार क्यों बोले हैं, तो हम आपको आगे की बात बताते हैं। समझ गए भाई। ठीक है, क्योंकि अमोनिया क्या है, लुईस क्षार है, क्योंकि इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक ना, और यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक ना, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म का जो त्याग करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, लुईस क्षार बोलेंगे। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गए हो तो हम आगे बढ़ते। अब ध्यान से सुनो, यहां पर जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, या भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग कर सकता है, या भी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। लेकिन है ना, किंतु परंतु लेकिन जहां पर लगते हैं बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। लेकिन क्या होता है भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये लेता है अनुनाद में भाग। किसमें भाग लेता है इलेक्ट्रॉन युग्म, अनुनाद में भाग ले लेता है। ठीक ना, अनुनाद में भाग लेता है, रेजोनेंस में भाग ले लेता है। ठीक ना, रेजोनेंस में भाग लेता, अनुनाद में भाग लेगा। तो होता है क्या भाई कि ये जो एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो नीचे आता है यहां वाले कार्बन पर, और ये वाला टूटकर यहां पर ये पाई बंध टूटता है। अब जिनको अनुनाद नहीं समझ में आया 11th में, वो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि भैया ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नीचे आता है यहां पर, और ये वाला जो द्विबंध दिख रहा है वो आगे की ओर विस्थापित हो जाता है। जिनको नहीं समझ में आया होगा तो अब सिर्फ रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, तो होता क्या है, यहां पर NH2 है, ये एक इलेक्ट्रॉन को नीचे भेज रहा है, इसलिए यहां पर आएगा प्लस। ठीक है, तो नीचे क्या आता है भैया, एक प्रकार से माइनस यहां पर आएगा। ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो यहां पर एक माइनस मिलेगा, बोलेंगे हाँ सर। लेकिन जब ये वाला द्विबंध टूटेगा आगे की ओर तो यहां पर माइनस मिलेगा, तो आप यहां पर एक बार देखेंगे कि यहां पर प्लस भी मिलेगा और माइनस भी मिलेगा, इसलिए यहां पर द्विबंध होगा। ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये आपका मिल जाएगा। अब फिर से ये क्रिया आगे चलती रहती है भाई, यहां से फिर ये टूटेगा तो यहां पर माइनस आएगा, यहां पर प्लस आएगा। यहां पर माइनस, अब देखो यहां पर प्लस होगा, यहां पर माइनस, तो ये भी द्विबंध होगा, ये भी द्विबंध हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा NH2 प्लस। फिर से देखो ये पाई बंध फिर से ऊपर की ओर टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर द्विबंध है, यहां से ऊपर की ओर गया तो यहां माइनस लग जाएगा, लेकिन यहां पर माइनस और यहां पर सॉरी यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, यहां पे द्विबंध, ये NH2 और ये प्लस। लास्ट स्थिति क्या बनेगी यहां पर, ठीक है, लास्ट स्थिति क्या बनेगी, जो इलेक्ट्रॉन नीचे आया था, जो इलेक्ट्रॉन नीचे आया था वही इलेक्ट्रॉन घूमकर कहां चला जाएगा, ऊपर, मतलब ये पाई का इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर चला जाएगा।
इस प्रकार से आपको बंद देखने को मिलेगा। और यही कारण है इसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अनुनादी क्रिया में भाग लेता है, रेजोनेंस में भाग ले लेता है। यही कारण है कि एनिलीन एक प्रकार से क्या है, दुर्बल क्षार होता है, अर्थात वह प्रोटॉन को आसानी से त्याग नहीं कर पाता है। एक बार बताएं कि क्या ये आपको क्लियर हुआ भाई? बिल्कुल भाई, चित्र तो बनाना ही पड़ेगा, और जिनको चित्र बनाना नहीं, देखो ये 11th का पार्ट है, ठीक ना, ये 11th का पार्ट है। 11th में अगर ये क्वेश्चन पढ़े होते तो आपको थोड़ा सा अनुनाद के बारे में आइडिया होता। अनुनाद में जो होता है एकल बॉन्ड आगे बढ़ते हुए चला जाता है। हमने कुछ नहीं किया है, एक जैसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, नाइट्रोजन के द्वारा एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नीचे की ओर भेजा गया है, ठीक ना। ये जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है वो नीचे आएगा, फिर ये पाई बंद टूटता है, फिर आगे बढ़ जाता है, बस ऐसा समझो। नीचे ओ की ओर आ रहा है तो यहां पर प्लस हो गया, यहां पर एक प्रकार से माइनस मिलेगा। जब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो यहां पर आ गया माइनस, यहां पर प्लस और माइनस दोनों बन जाते हैं। यही कारण यहां पर द्विबंध, और ये क्रिया आगे तक चलती रहती है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है ना। अगर आपको नहीं याद आ रहा जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां क्या भाई, हाँ डिफिनीशन लिखते हैं। अच्छा, क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, यही लिए कहा जाता है 11th में रेस्ट ना करो। और आप लोग 11th को क्या मान लेते हैं भाई, रेस्ट मान लेते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, एनिलीन एक दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल क्षार होता है, क्षार होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसका इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन नाभिक के साथ, ये बेंजीन नाभिक है, बेंजीन नाभिक के साथ अनुनाद में भाग लेता है, रेजोनेंस, ठीक ना, अनुनाद में भाग लेता है। हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात ना है। क्या बोलेंगे भाई, एनिलीन एक दुर्बल क्षार होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन नाभिक के साथ क्या पे भाग लेता है, अनुनाद में क्या कर लेता है, भाग लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कठिनता से होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कठिनता से होता है, कठिनता से होता है, ठीक है, आसानी से नहीं होता है, ये समझ ले, कठिनता से होता है। बोलो, जवाब लिख लेंगे। डिफिनीशन को पढ़कर सुनाए, खाली परिभाषा लिखकर भाग गए तो पिटाई भी करेंगे। अरे मेरे लाडले, बस ऐसे समझो, सुनो, इतना ज्यादा एग्जामिनर ध्यान नहीं देते हैं, सुनो मेरी बात। करना क्या है, ये परिभाषा लिख लोगे, बोलो कितना आसान है। हमने तो यही बताया ना, एनिलीन एक दुर्बल क्षार होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन नाभिक के साथ भाग लेता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाना, मेरी बात सुनो, जिनको अभी भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अब ये तरीका है कि अगर आप अपने ऊपर बोझ लेकर चले, है ना, अगर आपको ये समझे कि बोझ लेकर चले, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही, अगर आपको नहीं आता है तो रट्टा मार लो कि क्या क्या करना है, दिमाग ऐसे कॉन्सेप्ट लगाओ कि सर क्या क्या कर रहे हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉनिक में एक बार नीचे घुमाए, फिर यहां पर द्विबंध क्रम से चलता हुआ चला गया, बस यहां पर घुमाए तो माइनस मिला, फिर एक आगे घुमाए तो माइनस को आगे बढ़ाते, जैसे यहां पर है तो एक का छोड़कर माइनस और डंडी ऊपर घुमाते हुए चले जाओ, ठीक ना, डंडी घुमाते हुए चले जाओ, बस खत्म हो गया। और ये आपका हो गया, इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से विस्थापन में भाग नहीं लेगा। कर लोगे ना, कर लेंगे ना आप सभी। अच्छा, इतना कर लेंगे तो भाई आगे हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लिखते हैं जो कि इसी से संबंधित है भाई। इसको पहले मिटा देते हैं हम, बोलिए कर लेंगे ना। देखो भाई, हम तो यही जानते हैं, अगर आप पेपर देने बैठे हैं
डंडी घुमाना, सुनो पहले, पेपर एग्जाम टाइम में आपको यह देखना रहता है कि आप किसी चीज को कितनी बारीकी से समझ लेते हो, समझने के बाद जवाब देते हो। अगर आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है, मान लो ऐसा क्वेश्चन है ना, अगर आपको कोई चीज पल्ले नहीं पड़ रहा तो रट डालिए, और रटने से भी नहीं आता तो आपको जो आसान लगे वही क्वेश्चन, कुल मिला के क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन हर क्वेश्चन करके आना है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन और आपके सामने ला रहे हैं भाई, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सामने और है, और यहां पर लिखते हैं क्या भाई, प्रश्न ये है, एनिलीन से एथिल एमीन अधिक क्षारीय होती है, क्यों? अधिक क्षारीय होती है क्यों? हम मैथ के स्टूडेंट हैं, हमें रटा नहीं जाता। अच्छा भाई, हम भी मैथ के स्टूडेंट हैं, हम भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम आसानी तरीके से रट लेते हैं और याद कर लेते हैं, क्योंकि हर चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नहीं समझ में आता, उन्हें रटना ही उचित रहता है कि इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं भाई, एनिलीन और एथिल एमीन, क्या कह रहा है, एनिलीन से एथिल एमीन अधिक क्षारीय है। ये हो गया एनिलीन का फार्मूला, और एथिलेमीन का फार्मूला हो गया भैया CH3CH2N, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु, दोनों में NH2 समूह है, ठीक है, दोनों में क्या है, NH2 समूह है, लेकिन कह रहा है कि ये वाला ज्यादा क्षारीय है और ये वाला क्या है प्यारे बच्चों, कम क्षारीय है, ठीक ना। इसका जवाब आपको ढूंढना है। तो भैया देखो, इसकी क्षारीयता कम होने के कारण क्या है, इसकी क्षारकता कम होने का क्या कारण है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किस में भाग लेता, अनुनाद में भाग लेता, यही कारण लिख देना है। तो यहां पर आप लोग ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर दिखाओगे और इसको ऐसे दिखा दोगे, बात खत्म है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, है ना, तो यहां पर आप यही लिखोगे ना कि एनिलीन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन नाभिक के साथ अनुनाद में भाग लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन या विस्थापन करना कठिन हो जाता है, अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर मेथिलेमीन, अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चे सलमान, क्या यहाँ पे एथिलेमीन हमने लिख दिया तो गलत लिख दिए? सर गलत है, क्वेश्चन में मेथिलेमीन होगा। अच्छा मेथिलेमीन होगा तो क्या एथिलेमीन नहीं हो सकता है? बताओ, रटा ये इतना ना उकर जाइए कि उसी में चलते रहिए ना। क्या मेरे भाई सलमान, ध्यान दो प्यारे बच्चे। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है एल्किल समूह, जो कि प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, आप जानते हैं, है ना, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या भाई कि एथिल एमीन में प्लस आई प्रभाव में एल्किल समूह, ऐसा लिख लो, एल्किल समूह, इसे हम बोलते हैं प्लस आई प्रभाव। अब याद आया होगा प्लस आई प्रभाव क्या होता है भाई, पता है ना, प्लस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाले समूह होते हैं, और हमने आपको बताया था कि जो एल्किल समूह होते हैं वो प्लस आई प्रभाव वाले होते हैं, याद करिए, ठीक ना, वही है। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई कि एल्किल समूह जिसे हम बोलते हैं क्या भाई, प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, बढ़
जाता है। देखो ये प्लस आई प्रभाव है, एक प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का कार्य करते थे। ये क्या करता है, एल्किल समूह इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है नाइट्रोजन परमाणु की ओर। तो पहले से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उधर की ओर धक्का देगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने की संभावना हो जाती है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। तो वही लिखा गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का विस्थापन आसानी से होता है। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन आसानी से होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन आसानी से होता है। इसीलिए एनिलीन से एथिल एमीन अधिक क्षारीय है। एथिल एमीन अधिक क्षारीय है। बोलो प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया भाई, है ना। यहां पर एनिलीन का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अनुनादी क्रिया में भाग लेता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कठिन हो जाता है। लेकिन एथिलेमीन में क्या होता है कि एल्किल समूह जो कि प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, अधिक हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का विस्थापन आसानी से होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर सकता है, ठीक है ना। इसी कारण है कि एनिलीन से एथिलेमीन अधिक क्षारीय होता है। अभी सलमान जो मेरे प्यारे बच्चे जवाब आप पूछ रहे थे कि सर इसका जवाब क्या होगा, तो भैया अगर प्रश्न ये घुमा के आपसे पेपर में पूछ ले कि एनिलीन से मेथिल एमीन अधिक क्षारीय है, एनिलीन से मेथिल एमीन अधिक क्षारीय है, अधिक क्षारीय होती है, क्यों क्षारीय होती है, क्यों। कॉन्सेप्ट दोनों का वही रहेगा, ठीक ना, कॉन्सेप्ट दोनों का प्यारे बच्चों वही रहेगा, बस अंतर क्या है कि यहां पर एथिलेमीन है तो यहां पर मेथिलेमीन है। दोनों का जवाब हम एक ही तरीके से देंगे भाई, ठीक है ना। ब्यूटी कुमारी कह रहे हैं सिर्फ केमिस्ट्री में क्रैश कोर्स पढ़कर 90+ ला सकते हैं। हाँ प्यारे बच्चे, क्रैश कोर्स पढ़िए और मेरे साथ जो कॉमन क्लास है उसको देखते रहिए, बस आपका अच्छा अंक आएगा, 90+ क्या उससे भी बढ़कर जा सकता है। बोलो ये बातें क्लियर हो गई आपको, जल्दी से कमेंट कर दें भाई, तो फिर हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर आपको अगला प्रश्न दे दिया गया भैया कि कार्बनिक यौगिक में NH2 समूह की पुष्टि कैसे करेंगे। मतलब आवेश आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक ना, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक ना, कि कार्बनिक यौगिक, अच्छा दो डबल बार लिख दिए भाई, सॉरी, कार्बनिक यौगिक में NH2 समूह की पुष्टि कैसे करेंगे। अच्छा एक बार सुनो प्यारे बच्चे, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, यहां पर एक प्रश्न का जवाब और दे देते हैं यहीं पर, फिर हम उस प्रश्न का जवाब देते हैं भाई। प्रश्न क्या है, हम यहां पर छोटे से ब्रैकेट में लिख देते हैं। प्रश्न क्या है कि एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। चलिए हम इसको प्रश्न ही बना देते हैं आपके लिए, प्रश्न ही बना देते हैं भाई कि एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, अमोनिया से अधिक क्षारीय है, क्यों। देखो इनका सिंपल सा जवाब निकालो प्यारे बच्चे, है ना, आसानी से इसका जवाब निकाल लोगे आप लोग। देखो कैसे निकालोगे इसका जवाब, हाँ देखो एल्किल एमीन क्या होता है, RnH2, यहां पर एकांकी इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर क्या होगा, HNH और H, NH3 यही तो होगा भाई। अब ध्यान से सुनो भाई क्या बोल रहा है यहां पर एल्किल समूह जुड़ा है ना, एल्किल समूह जो कार्य होता है, जो CH3 वाला भाग होता है, उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य यही होता है कि इलेक्ट्रॉन को धक्का देना, प्रतिकर्षित करना,
ठीक है ना, प्रतिकर्षित करना। तो ये जो एल्किल समूह है इस नाइट्रोजन के परमाणु पर घनत्व को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या होगा प्यारे बच्चे, बढ़ा देगा, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देगा, जिससे यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु है, एल्किल समूह जैसा कोई भाग नहीं है। यही कारण है कि यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता नहीं है, आसानी से निकलता नहीं है। तो यही कारण है कि एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। क्या लिख लेंगे आप लोग, हाँ, प्लस आई इफेक्ट प्रभाव के कारण लग जाएगा। बोलो जवाब लिख लेंगे ना आप लोग, जिस बच्चे का जवाब था भाई प्लस आई प्रभाव का कारण ही होगा। अब मेरी बात यहां पे सुनना, आप लोग क्या कह रहा है कि भैया कि कार्बनिक यौगिक में NH2 समूह की पुष्टि कैसे करेंगे। NH2 समूह जानते हैं आप लोग क्या है भैया, अगर NH2 समूह की बात करेगा तो किस एमीन की बात कर रहा है, प्राथमिक एमीन की बात करता है। किसकी बात कर रहा है, प्राथमिक एमीन। और आप सभी प्यारे बच्चे एक बात का जवाब देना मेरी बात को, क्या हमने बोला भाई NH2 समूह की पुष्टि करने के लिए मतलब ऐसे यौगिक की पहचान करनी है जिसमें क्या है भैया NH2 समूह है। और NH2 समूह की पहचान करने के लिए आपको कोई अभिक्रिया हमने बताई है, बताना मेरे भाई। क्या हमने आपको बताया था कि प्राथमिक एमीन ये अभिक्रिया है जो प्राथमिक एमीन का परीक्षण देती है, प्राथमिक एमीन की पहचान बताती है। एक बार बताओ क्या हमने आपको बताया है, कौन सी अभिक्रिया ऐसी है, कार्बिल एमीन रिएक्शन, बिल्कुल भाई, कौन सी है भाई, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो सीधे कुछ मत करना मेरे भाई, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कार्बिल एमीन रिएक्शन लिख देना। कौन सी अभिक्रिया लिख देना, कार्बिल एमीन अभिक्रिया दे देना। लिखेंगे क्या कि भैया प्राथमिक एमीन समीकरण लिख दें RNC प्लस क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस 3KOH। यहां पर गलत लिख रहे हैं, प्राथमिक एमीन होगा RNH2, ठीक है। और इस अभिक्रिया को कई बार हमने आपको बताया है, क्या बनेगा भैया, RNC बनेगा प्लस 3KCl बन जाएगा प्लस 3H2O बन जाएगा। बोलो जवाब मिल गया आपको, जवाब मिल गया आपको। कैसे पुष्टि करनी है कार्बनिक यौगिक में NH2 समूह की पुष्टि कैसे करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्राथमिक एमीन क्लोरोफार्म और कास्टिक क्षार के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती है, तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनाती है। और आइसोसाइनाइड बनता है तो हमको प्राथमिक एमीन की पुष्टि हो जाती है। क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप सभी, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे। बोलो भाई क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जवाब चाहते हैं। क्या कह रहा है, एसीटेमाइड से मेथिल एमीन प्राप्त करने का समीकरण लिखिए। अरे मेरे सलमान भाई डिफिनीशन कार्बिल एमीन की लिखवाए नहीं है, RCN का नाम एल्किल आइसोसाइनाइड होता है। बताओ सलमान क्या हमने डिफिनीशन आपके लिए नहीं लिखवाई कार्बिल एमीन अभिक्रिया की। एसीटेमाइड क्या होता है, ध्यान से सुनो, एसीटेमाइड का फार्मूला क्या होता है, तो लिख लेते हैं एसीटेमाइड CH3CONH2, यही है आपका एसीटेमाइड का फार्मूला। इसकी अभिक्रिया हम Br2 से करेंगे प्लस 4KOH से करेंगे, तो मेथिल एमीन कैसे बनेगा वो आप देखेंगे। इस वाले भाग को लिखना CH3CO और NH2, इस वाले भाग को ऐसे लिख लो Br2। यहां पर 4KOH है तो एक लिखना 2K2OH और दूसरे को लिखना 2KO और 2H। हाँ, हाफ मैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तुरंत पकड़ ले रहे हैं कौन सी अपक्रिया सर जी लिख रहे हैं भाई। बिल्कुल, यहां से ये वाला भाग निकल जाएगा और यहां पर बनेगा 2KBr बन जाएगा ना। आगे क्या बनेगा, यहां का ये वाला भाग मिलकर क्या बनाएगा, 2H2O बनेगा। यहां का देखो CO और 2KO मिलकर बनाएगा K2CO3 बन जाएगा। अच्छा शेष क्या बच रहा है, तो लास्ट में हमने लिखा CH3NH2 और CH3NH2 का नाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेथिल एमीन।
बोलो समझ गए? ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग। हाफ मैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन है भैया, ठीक है ना? हाँ, प्रिंस शर्मा कह रहे हैं आपकी जैकेट बहुत अच्छी है, हमको दे दीजिए। ठीक है, आइएगा तो ले लीजिएगा भाई, ठीक ना? आइएगा तो आप लेते जाइएगा। क्लियर हो गया ये वाला भाई? चलिए आगे देखते हैं। लीजिए तगड़ा वाला क्वेश्चन आ गया। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आसान है, तो ये वाला समझिए। ये वाला क्वेश्चन आपको देखिए, कह रहा है निम्नलिखित को क्या करिए, पूर्ण कीजिए। हाँ, पूर्ण करना है। तो यहां पर जो ए है, ये बी है, ये सी है, और लास्ट में वो बना है। तो कह रहा है ए बी सी और डी क्या बनेगा। ऐसे प्रश्न भी रिक्त स्थान भरने वाला भी आपको मिला होगा, है ना? भरने वाला भी आपको मिला होगा। ठीक है ना? चलिए भरने वाला भाई देखो, इस पर आपको इस ऐसे प्रश्न आपको मिले तो सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि आप कितना समीकरण याद करें। जितना ज्यादा समीकरण याद होगा, इन रिक्त स्थान भरने वाले क्वेश्चन आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे। आपको समीकरण कम याद होगा तो ये समझ जाइएगा ये तो यार पता नहीं क्या है। हाँ, तड़कता भड़कता क्वेश्चन है बिल्कुल भाई, है ना? देखो आप ध्यान से और गौर से फरमाइएगा इसको। यहां पर एमीन है, यहां पर बन रहा है एल्कोहल। कभी हमने आपको एक पॉइंट याद कराया होगा, क्या याद करवाया होगा कि भैया जो आपका क्या होता है कि जो एमीन होता है उसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करते हैं तो एल्कोहल बनता है। याद करवाए हैं कि नहीं? एक बार याद करिए। बोले, बताए थे ना कि एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। तो देखो ये एमीन है, ये एल्कोहल है। तो पहला वाला ए के स्थान पर क्या लिखोगे, पहले वाले के स्थान पर क्या होगा, CH3NH2, नाइट्रस अम्ल होगा HNO2। तो यहां पर क्या बनेगा भैया, मेथिल एल्कोहल। तो कैसे बनेगा ध्यान से समझिए। इसको लिखोगे CH3N सिंगल बॉन्ड H2 लिख लोगे, ठीक है ना? और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, तो H हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा HO और N और O, ऐसे लिख लेना, ठीक है? तो यहां का क्या बनेगा, ध्यान से समझिए भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। देखो कैसे, यहां का H2 और O दोनों मिलकर क्या बनाएगा, H2O। यहां का N और यहां का N दोनों मिलकर क्या बनाएगा, N2 बनाएगा। बचा ही क्या है, CH3 और यहां से OH, CH3OH। तो आपको मिल गया ए के स्थान पर क्या मिला होगा, ए के स्थान पर ये वाला भाग मिलेगा, नाइट्रस अम्ल। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा नाइट्रस अम्ल, ए के स्थान पर मिल जाएगा। अच्छा, इसकी अभिक्रिया किससे करोगे, PCl5 से। इसकी अभिक्रिया PCl5 से करो। चलो सेकेंड पार्ट पर चलते हैं भैया। CH3OH हो गया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करोगे, तो PCl5 के साथ करोगे। अब आपको याद करिए कि फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया था, फर्स्ट चैप्टर में क्या बोले थे हमने कि भैया कि जो मेथिल एल्कोहल है, एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से करने पर, है ना, क्या बनता है, क्लोराइड बनता है। तो कैसे ये क्रिया इन दोनों की होगी, इसको ऐसे लिख लेना CH3O सिंगल बॉन्ड H, PCl5 को लिखना Cl, PCl3 और ये Cl, ऐसे तोड़ लेना। CH3Cl बन जाएगा, CH3Cl, और मुख्य उत्पाद के रूप में यही प्राप्त होगा। तो यहां पर होगा POCl3 और ये क्या हो जाएगा, HCl। तो ये जो प्राप्त हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है, ये कौन सा यौगिक बन गया, B प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, हाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, B प्राप्त हो जाएगा, CH3Cl प्राप्त हो गया। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर HNO3 कहां से आया। HNO3 हमने लाया नहीं है प्यारे बच्चों, हमने समीकरण को पढ़ा है कि भैया मेथिल एमीन को नाइट्रस अम्ल में बदलने के लिए ए के स्थान पर नाइट्रस अम्ल लिख सकते हैं। समझ में आया ना, नाइट्रस अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं जिससे एल्कोहल बन सकता है। चलिए भाई, अब आगे कह रहा है ये जो बी बना है इसकी अभिक्रिया हम किससे करते हैं, इसकी अभिक्रिया हम करते हैं KCN से। तो चलिए तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं और यहां पर आपको प्राप्त हो गया CH3Cl। तो इसकी अभिक्रिया KCN से कर दीजिए। यहां का K और Cl मिलकर KCl बना लेगा और यहां पर बन जाएगा CH3CN। ये जो CH3CN प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, यही क्या है, C है। तो आपको क्या क्या मिला है, A के स्थान पर मिला है HNO2,
बी के स्थान पर क्या मिला है? तो बी के स्थान पर मिला है CH3Cl और सी के स्थान पर क्या मिला है? तो CH3CN मिला है। इतना आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये भैया किसको, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहां पे मिलेगा? तो ये भैया जब आप समीकरण को बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करके चलेंगे तब, ठीक है ना। हाँ, अब कुछ बच्चों के मन में होगा क्या सर ए के स्थान पर और कुछ नहीं लिख सकते? तो आप समीकरण ढूंढिए, मेथिलेमीन से आप एथिल अल्कोहल कैसे बना सकते हो? तो वो भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आपको, तो ए के स्थान पर नाइट्रस अम्ल, बी के स्थान पर CH3Cl और सी के स्थान पर मेथिल साइनाइड। ABC क्या है? ABC एक पदार्थ है, उसी की पहचान करनी है। तो ए के स्थान पर HNO2, बी के स्थान पर CH3Cl और सी के स्थान पर CH3CN। अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो भैया इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी थे वो हमने आपको पढ़ा दिए। अब हम इसका पढ़ेंगे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चले आगे बढ़े भाई हम लोग। समीकरण पर विशेष आप ध्यान रखिए। ठीक है, चले। अरे भैया सी वाला ही तो बताए हैं, सी वाले तो पूछ रहा है, ये तो आगे बना ही है, सी वाला तो बता ही दिए हैं। एग्जाम में सर जी कैसे लिखेंगे? बस भाई जैसे हमने बताया वैसे सॉल्व कर लेना और लिख देना ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कुल 30 प्रश्न होगी। चलिए पहले प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। अब हाँ, आखिरकार ABCD करने का टाइम आ चुका है, तो चलो जवाब दो। कह रहा है कि एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या, तो एनिलीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं भैया? संरचना के ऊपर डिपेंड होता है। आज इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी बत्ती गुल कर देंगे, ये भी आपको बता, दिमाग की बत्ती गुम कर देगा। चलो बताओ कितना आपका होगा? तो भैया यहां पर देखो द्विबंध आपके एकांतर क्रम में, ये पाई, ये पाई, ये पाई, कुल कितने पाई हैं? तो कुल 3 पाई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल जलीय NaOH में घुल जाता है, तो यौगिक क्या है? सोचिए, इतना भयानक प्रश्न आ जाए तो बच्चे कहेंगे कि सर ये कहां से हमको दे दिए, ये प्रश्न हमको कहां से लाके दे दिए भाई? बड़ा ही भयानक प्रश्न है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जिसे बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक, जिसका फार्मूला क्या होता है? C6H5SO2Cl, ठीक ना। कह रहा है कि प्रतिक्रिया करता और NaOH में घुल जाता है। दूसरे का कौन सा? RNH2। अरे भाई आप लोग पहले से जवाब दे रहे हैं, वाह भाई। चलिए फिर जवाब मारते हैं। चलो अच्छा, कोई बता सकता है ये काहे लिए होता है? काहे लिए होता है, कोई बता सकता है? नहीं ना। देखिए हम आपको बताते हैं कैसे घुलता है। देखो हिंसबर्ग अभिकर्मक का फार्मूला ये होता है, 1 मिनट का समय लेंगे लेकिन हम जान तो जाएंगे आप लोग। इसकी अभिक्रिया Cl से करेंगे। अगर हम यहां पर RNH2 जोड़ते हैं, इससे जोड़ते हैं RNH2 जोड़ते हैं, तो यहाँ का यहाँ का Cl और H दोनों मिलकर क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। बोलेंगे हाँ सर बन जाएगा, बन जाएगा ना। HCl निकल गया तो वहीं पर जाके ये जुड़ जाएगा, ऐसे ये यहां पर पूरा जुड़ जाएगा, N सिंगल बॉन्ड H और यहां का क्या प्यार बच्चों? R बन जाएगा। अब क्या होगा? इसकी क्रिया NaOH से होगी, मेरी बात ध्यान से सुनो, NaOH से होगी तो यहां का H और यहां का OH दोनों मिलकर क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, H2O बना लेगा ना। ये शेष ऐसे ही रहेगा और यहां पर बन जाएगा NaR और यहां पर बन जाएगा Na आकर जुड़ जाएगा। बोलो यहां पर जाकर Na जुड़ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों मान लो यहीं पर द्वितीय केमीन हो और तृतीय केमीन हो, है ना। यहीं पर द्वितीय केमीन और तृतीय केमीन ले जाकर जोड़ोगे, है ना। यहीं पर द्वितीयक और तृतीय केमीन जाएगा तो प्राथमिक एमीन में यहां पर H मिल रहा है, प्राथमिक एमीन में यहां पर H मिल रहा है, लेकिन जब भी द्वितीयक और तृतीयक को यहां पर लेके जाओगे तो ये H नहीं मिलेगा, जिस कारण NaOH खुलेगा नहीं, ठीक ना। ये H ही मिलता है, OH से क्रिया करके H2O बना लेता है, लेकिन और बाकी में ऐसा होता नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। है तगड़ा वाला प्रश्न। चलो अगला योगी बताओ।
एक यौगिक जलांश के पश्चात प्राथमिक एमीन देता है, वो अभिक्रिया का क्या बताइए, नाम बताइए। देखो जलांश के बाद क्या देता है भैया, प्राथमिक एमीन देता है। चलिए जवाब दीजिए भाई, कौन सा यौगिक होगा। जलांश का मतलब जैसे अभिक्रिया करे और अभिक्रिया करने के बाद यौगिक बनाए। काफी बच्चों का ऑप्शन होगा भैया ए, काफी बच्चों का ऑप्शन होगा ए। ये समझ जाइए ए वाला बुक में गलत है, हमने इसको पढ़ा है बुक में, ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, गलत है। ए वाले जो जा रहे हो वो गलत हो। कैसे गलत हो हम आपको बताते हैं। यहां पर जो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन नंबर कितना होगा, साइनाइड ऑप्शन नंबर एकदम सही जवाब होगा। ठीक ना, क्या होगा, साइनाइड एकदम सही जवाब होगा। कैसे भैया, RCN होगा, इसकी अभिक्रिया 2H2O से करोगे, यहां पर होगा R, इसकी अभिक्रिया 2H2O से करोगे तो क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा, RNH2 बनेगा, और ये मिलकर बनाएंगे HCOOH, ये बनेगा आपका यौगिक। समझ रहे हैं ना, बुक का ऑब्जेक्टिव, कल बुक का ऑब्जेक्टिव होगा, हाँ कल होगा। यहां पर इस बात को ध्यान रखना, जो एनिलाइड दिया गया है, हमने देखो इस प्रश्न की हमने कई बार सर्च किया इस प्रश्न के बारे में, है ना। इसका जो उत्तर निकल कर आया प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, बुक में उसका उत्तर आपको ए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन जब हमने इसके बुक के बारे में देखा, जब किताब हमने ढूंढा, तो बुक में ये साइनाइड द्वारा ही बनाया गया है, क्या भाई, प्राथमिक एमीन बनाया गया है, प्राथमिक एमीन। तो इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना। साइनाइड एकदम सही जवाब होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपका जवाब, आप क्वेश्चन नंबर 4 आपका जवाब पूछ रहा है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। हाँ, एक बच्चा कह रहा ऑब्जेक्टिव फास्ट करिए। ऑब्जेक्टिव फास्ट करेंगे तो भाई सब चीज गलती होगा और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें हम बुक में देखे हैं बहुत सारे प्रश्न हैं जो इधर के उधर ऑप्शन दे दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िए, क्वेश्चन कम से कम आपको क्लियर हो, नहीं तो कहिए टिक मार के हम आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर बहुत धीरे चल रहे हैं, तो एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट कर दे सर टिक मारिए और हट जाइए, तो हम बढ़ जाएंगे आराम से। चलो इसको समझो, उबालेंगे तो H और Cl मिलकर क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। N2 है तो निकल जाएगा भाई, और C6H5OH, तो यहां पर हो जाएगा C6H5OH, और C6H5OH का नाम क्या होगा, फिनाल होगा। C6H5OH का नाम क्या होगा भाई, तो फिनाल होगा। हाँ टिक मार के आगे, आप तो चाहते ही हैं फिनाल, एकदम सही जवाब। चलो मेथिल एमीन का को बनाया जाता है किस विधि द्वारा, वुड्स अभिक्रिया द्वारा एल्केन बनाया जाता है, ठीक ना। हाफमैन ब्रोमाइड द्वारा एमीन का निर्माण किया जाता है, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा जबकि एक प्रकार का व्युत्पन्न बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलो सी होगा क्या, अच्छा इसमें सी होगा, सी ही तो बोल रहे हैं फिनाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आप देंगे, कह रहा CH3CN का अवकरण के पश्चात बनता है, CH3CN के अवकरण के पश्चात क्या बनता है भैया, CH4 बनेगा, CH3OH बनेगा, ठीक ना, C2H5NH2 बनेगा, या फिर C2H5 और COOH बनेगा। इसका जवाब आप सभी देंगे। चलो 6 का जवाब आप सभी देंगे, क्या होगा। देखो यहां पर है भाई CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर हम करेंगे 4 हाइड्रोजन का योग, तो यहां पर बनेगा CH3 CH2 NH2, कहीं पर बनता नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आप देंगे, कह रहा है क्या भाई कि CH3CN आपको यहां पर दिया गया H3O पर प्लस, और ये अम्ल। देखिए इस प्रश्न पर भी अपवाद है, इस प्रश्न पर भी अपवाद है प्यारे बच्चों। इसका अगर आप जल अपघटन करते हो तो 2 यौगिक बनते हैं, एक एमाइड बनता है और एक प्यारे बच्चों क्या बनता है, CH3COOH बनता है। कैसे बनता है, हम दोनों का निर्माण कर आपको बता दे रहे हैं। CH3CN अगर यहां पर 2H2O लिया जाएगा तो यहां पर बनेगा CH3COOH प्लस NH3, लेकिन अगर यहीं पर CH3CN प्लस H2O होगा तो यहां पर इसका सही आंसर होगा CH3CONH2, ठीक ना। हमने यहां पर 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, अगर आप 2H2O लोगे तो ये वाला बनेगा CH3COOH, और H2O लोगे तो ये वाला। तो ऑप्शन हमारे में दोनों है,
ऑप्शन हमारे क्या है प्यारे बच्चों, दोनों में दिया गया है। इसलिए हमने क्या बोला है भैया, यहां पर उस वाले पेपर में पढ़ रहे हैं, मतलब एमीन वाले पार्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको टिक कर रहे हैं। लेकिन इसकी भी संभावना हो सकती है, इसलिए दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। दोनों आप लोग क्या रखेंगे भाई, ध्यान रखेंगे। एस्टिक अम्ल भी बन सकता है और एमाइड भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक क्षारीय है? क्या बताना है भैया, अत्यधिक क्षारीय है। ये एनिलीन वाला पार्ट है, ये वाला तो होगा नहीं। ये प्राथमिक एमीन है और ये द्वितीयक एमीन है, तो द्वितीयक एमीन प्राथमिक एमीन से अधिक क्षारीय होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम से क्या पता, वो एग्जाम पैटर्न के ऊपर वहां पर आप जाइएगा तो जैसे मिलेगा वैसे टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम भस्म है? चलो जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब आप सभी देंगे प्यारे बच्चों। क्या होगा भैया यहां पर, तो देखो जिसमें एल्किल समूह ज्यादा होगा वही आपकी प्राथमिकता होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, CH3 NH2 को कहा जाता है? तो एक कार्बन दो कार्बन एथिल एमीन कहां है? ये है ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या भाई 6 नंबर जरा देखिए, क्या देखें भाई 6 नंबर, चलिए हाँ क्या दिक्कत है भाई इसमें? CH3CN अवकरण से क्या बनता है? तो यही तो बनेगा भाई, CH3CH2 NH2 बनेगा। क्या दिक्कत है भाई? हाँ चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा भास्मिकता का घटता हुआ क्या लिखिए, क्रम लिखिए, है ना। भास्मिकता का घटता हुआ क्या लिखिए भाई, क्रम लिखना है आप सभी को, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होगा कि एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती है ना। एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती है तो भास्मिकता बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या होगा भाई इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में कौन सा सही जवाब होगा? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे इसका जवाब भाई क्या होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आप गूगल पर जाके सर्च मारोगे तो ऑप्शन नंबर सी जाके दे देते हैं, ठीक ना। ऑप्शन अगर बुक में देखोगे तो बुक के हिसाब से ये वाला चलोगे तो ये वाला सही होगा आपका, है ना। अगर आप गूगल डाउट न जाके सर्च करोगे तो ये वाला सही दे देगा। अब सोचिए इस प्रश्न में इतना ज्यादा इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा इतना मतलब अपवाद रख दिए हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। गूगल पे जाइएगा तो ये वाला सही मान रहे हैं, बुक के हिसाब से ये वाला सही मान रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा अपना, बाकी हमने भी इसमें थोड़ा सा चर्चा किए थे। हाँ ठीक है ना, ये वाला सही मानिएगा आप लोग, ठीक ना। भस्म का मतलब क्षार, है ना। भस्म का मतलब क्या होता है भाई, क्षार। आगे बढ़े अब। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे सबल, सबल का मतलब क्या जानते हैं ना, प्रबल भस्म है। अब बताइए सबसे ज्यादा प्रबल भस्म कौन सा है भाई, यहां पर इसका जवाब देंगे तो आपको याद होगा जब जलीय घोल होता है तो वहां पे एल्किल समूहों की नहीं देखा जाता, द्वितीयक एमीन ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। क्योंकि जब जलीय विलयन होता है तो वहां पर H+ त्याग करना कठिन हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कह रहा C3H9N के अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जा सकता है? मतलब C3H9N जो अणुसूत्र है उस अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? तो देखो इसकी हमने चर्चा भी की थी, इसका सूत्र भी हमने बनाया था। तो प्राथमिक एमीन भी बना सकते हो, द्वितीयक एमीन भी और टर्सरी, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन बनाई जा सकती है ना। किससे सेकेंडरी एमीन क्या कर सकते हैं भाई, बना सकते हैं? तो देखो सुनो, एक होता है एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक ना। अवकृत करिएगा यहां पर 4H से, 4H से इसको हम क्या करेंगे, अवकृत करेंगे, तो यहां पर बनेगा RNH और यहां पर होगा CH3, यही है सेकेंडरी एमीन। तो आप बताओ एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड RNC किस में बनता है, बताएंगे सभी। RNC किस में बनता है, 13 का C, अच्छा ये 14 का C होगा भाई, कार्बिल एमीन में,
कह रहा है सेकेंडरी एमीन का समूह कौन सा होता है, तो सेकेंडरी एमीन का समूह जो कल बच्चे पूछ रहे थे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो आपको यहां पे देखना है, ठीक ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है, NH आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देंगे, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करने पर बनने वाला यौगिक क्या होता है। सुनिए, प्राइमरी एमीन होता है RNH2, तो इसको ऐसे लिख लो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX होता है। यहां का R और H निकल कर क्या बनाएगा, RH। आगे क्या बनता है उसको छोड़ दीजिए, आगे क्या बनता है उसको छोड़ दीजिए, बस ये H और R को ले लीजिए। H और R क्या बना रहा है, मुख्य रूप से एल्केन बना रहा है। आगे जो बनेगा वो तो बनेगा ही, लेकिन यहां पर आप मान लो क्या प्यारे बच्चों, RH एल्केन बन गया। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल क्षारीय है ना, सबसे क्या है भाई, प्रबल क्षारीय है। 17 का जवाब आप देंगे। तो यहां पर सब एल्किल समूह के रूप में है और इसमें एल्किल समूह ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कार्बिल एमीन तो केवल प्राथमिक देता है ना। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे, एक सुनो प्यारे बच्चे, आपसे पूछ रहा किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। तो कार्बिल एमीन में आइसोसाइनाइड लिए हैं ना, आइसोसाइनाइड प्राप्त हो रहा है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं होगा, ठीक ना। यहां पर आइसोसाइनाइड है और आइसोसाइनाइड का आप चेन करने पर, तो हम ये ट्रिक लगाए हैं, दिमाग लगाए हैं कि कार्बिल एमीन में आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिसका आप चेन करने पर ये द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। ऐसे हमने इस प्रश्न का जवाब दिया है, वहां पर वो वाला नहीं। चलो 18 का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंसबर्ग अभिकर्मक है। तो भैया इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सब इसके फार्मूले नहीं है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का फार्मूला C6H5SO2Cl। क्वेश्चन नंबर अगला, जब एसीटेमाइड की अभिक्रिया Br2KOH से कराई जाती है तो बनने वाला यौगिक कौन सा होता है। तो इसको भी आप लोग पढ़े हैं, इसका सही जवाब होगा मेथिल एमीन होगा। मेथिल एमीन को क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर, तो यह है कार्बिल एमीन अभिक्रिया और इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब होगा, CH3NC। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षारीय है, ठीक ना, सर्वाधिक क्षारीय है। तो भैया ये वाला क्वेश्चन क्योंकि एनिलीन से संबंधित है। यहां पर C2H5 की संख्या 1 है, यहां पर 2 है, तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, प्राइमरी एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो प्राइमरी एमीन की यह पहचान क्लोरोफार्म और KOH अर्थात कार्बिल एमीन अभिक्रिया द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, एमीन अधिक क्षारीय किससे होता है। तो भैया एल्कोहल से भी ज्यादा क्षारीय होगा, ईथर से, एस्टर से। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में सबसे कम क्षारीय कौन सा होगा, है ना। देखो एमीन इन सबसे ज्यादा क्षारीय है, तो इन सब में सबसे कम जिसमें एल्किल समूह क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, C6H5 वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। C6H5 का होल थ्राइज इनटू N, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। कह रहा R2NH में संकरण आपसे पूछ रहा है, तो भैया RNH सिंगल बॉन्ड R, एक सिग्मा मतलब यहां पर कितने, और एक सिग्मा यहां पर कितने सिग्मा, 3 सिग्मा और एक ये, कुल संकरित कक्षक कितने आएंगे, 4, और संकरित कक्षक की संख्या 4 हो तो संकरण होगा sp3। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर पी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, मेथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करने पर, तो भैया मेथिल एमीन होगा CH3NH2, नाइट्रस अम्ल होगा HNO2। इनकी अभिक्रिया करोगे तो यहां पर बनेगा आपका CH3NH2 CH3OH प्लस H2O प्लस N2। तो कौन सी गैस निकल रही है, नाइट्रोजन गैस बन रही है। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दे दीजिएगा, मेथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा बनने वाला उत्पाद, अभी इसको पढ़े हैं, मेथिल एल्कोहल CH3OH होता है। लास्ट प्रश्न है, नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया ठंडा करने पर क्या देती है। तो आपको पता है नाइट्रस अम्ल और प्राथमिक एमीन है तो एक एल्कोहल ही देगा, अर्थात एल्कोहल ही प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन हुए आपके, ठीक है। चलो बताओ, कुल 29 प्रश्न ही है शायद, हाँ 29 प्रश्न ही है, तो बताइए 29 में आपके कुल कितने सही हुए। इन 29 प्रश्नों में 13 एक बार चेक कर लें।
देखो भाई कि किताब में आपके बहुत ज्यादा डिफरेंस दिए गए हैं। कितना नंबर कह रहे हैं आप? 24 नंबर। हाँ 24 नंबर सही है, सबसे कम पूछ रहा है ना, तो C6H5 CH3 का होल थ्राइस, अर्थात ये प्यारे बच्चों क्या है ना, एनिलीन वाला है ना, तो एनिलीन तो ऐसे ही होगा, कम होगा तो सबसे ज्यादा तो और भी कम होगा, तो इसलिए प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है 28 सही हुआ, जो कह रहे हैं एक भी नहीं सही हुआ, अच्छी बात है, आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहो भाई, क्या किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर हमने कुछ ऐसे प्रश्न भी दिए हैं, है ना, यहां पर ऐसे कुछ प्रश्न दिए हैं भाई जो बहुत ज्यादा हार्ड हैं। हमने आपको देखा है बुक में, हमने आपको देखा कई प्रश्न ऐसे हैं जिसके डबल उत्तर मिल रहे हैं, बहुत सारे अपवाद हैं। ठीक ना, तो एक बार रिपीट आप लोग जरूर करिएगा, ठीक ना, एक बार इसको जरूर आप चेक करेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, सुनिए प्यारे बच्चे, ब्रह्मास्त्र बुक का 300 301, अच्छा इसको देख लेंगे हम। और कल आप लोगों का पूरे बुक का प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको लगभग 250 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक ना, कल की क्लास में 250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो कल प्यारे बच्चे आपको इस क्लास में जुड़ना है, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है अगर उनको हम गलत करते हैं तो मेरा नंबर कम होगा। तो इसलिए बढ़िया तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग जुड़ेंगे और पूरे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, सबके सब पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर होंगे। टाइम क्या होगा, टाइम भाई आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, 12 बजे का टाइम रखा जाता है, कि शाम को 6:30 बजे रखा जाता है। अब इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चे आप लोग जरूर बताइएगा, और अच्छे तरीके से मेहनत करो, है ना, अच्छे तरीके से मेहनत करो प्यारे बच्चे, बढ़िया तरीके से एकदम जम जाइए। ठीक ना, बढ़िया तरीके से अपने आप को बढ़िया तरीके से मेंटेन करिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई को करते रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं भाई फिर नई क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।